आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुंबई आतंकी हमले की साजिश करने वालों का पता लगाने के लिए पाकिस्तान के न्यायिक आयोग की जल्दी भारत आने की संभावना। नाइजीरिया में कट्टरपंथी इस्लामी गुट बोको हरम के बम विस्फोटों और गोलीबारी में लगभग 150 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क दुर्घटना में करीब 30 व्यक्ति मरे। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर आज से। समाचार प्रभात के साथ मैं राजेंद्र चुग। भारत को उम्मीद है कि मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारियों का पता लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का न्यायिक आयोग जल्दी ही भारत आएगा। मालदीव में 17वें सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश सचिव रंजन मथाई ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान सहित सभी सार्क देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गए हैं। श्री मथाई ने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ संबंधों को और स्थिर तथा सामान्य रूप दिए जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। With Pakistan, there have been some positive indicators. पिछले दिनों पाकिस्तान की ओर से कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। भारतीय हेलीकॉप्टर के छोड़े जाने पर संयुक्त सचिव ने एक बयान जारी किया। ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया था। पाकिस्तान मंत्रिमंडल द्वारा भारत को सैद्धांतिक रूप से सर्वाधिक वरीयता वाले देश का दर्जा दिया जाना भी इसी बात का संकेत है। These are indications of forward movement. प्रधानमंत्री बुधवार 9 नवंबर को मालदीव जाएंगे। हमारे संवाददाता के अनुसार सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी चिंताएं और क्षेत्रीय व्यापार उन मुद्दों में शामिल हैं जिन पर कि सार्क शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श होगा। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते साप्ताह पर भी बातचीत होगी। जैसा कि विदेश सचिव ने संकेत दिए, सार्क देशों के बीच व्यापार में तेजी लाने पर विशेष चर्चा होगी। पिछले 2 वर्ष में सार्क देशों के बीच व्यापार दुगना होकर $1.3 बिलियन का हो गया है। आपदा प्रबंधन और सहायता का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर भी गंभीरता से चर्चा होगी, क्योंकि सभी सार्क देशों में भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र हैं। कुलश्रेष्ठ कमल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि उनका देश भारत को सर्वाधिक वरीयता वाले देश का दर्जा दिए जाने के मुद्दे से पीछे नहीं हटा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अधिकारी आपसी व्यापार सामान्य बनाने के तौर तरीकों का पता लगाएंगे। सुश्री खार ने कल लाहौर में संवाददाताओं से कहा कि मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक वरीयता वाले देश का दर्जा देने के फैसले से पीछे हट गया है। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक बैठक में भारत के साथ व्यापार संबंध सामान्य बनाने के एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। सर्वाधिक वरीयता वाले देश का दर्जा भी इसी प्रस्ताव का एक हिस्सा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सुरक्षित संचालन के बारे में विचार विमर्श के लिए अमेरिका के परमाणु नियामक आयोग का एक दल भारत की यात्रा करेगा। नई दिल्ली में जारी एक बयान के अनुसार इस दल का नेतृत्व आयोग के अध्यक्ष ग्रेगोरी बेजोक्यू करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सुरक्षा मानकों के बारे में सूचना और अनुभव का आदान प्रदान करना है। श्री जोको ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ दीर्घकालिक संबंधों को जारी रखना और उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है। गुजरात में 2002 के नरोदा पाटिया दंगों के मामले में गवाह नदीम अहमद की अहमदाबाद के जुहापुर इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी है। पुलिस का कहना है कि कल सवेरे जब नदीम अपने घर से निकला तो उस पर नुकीले हथियार से कई बार हमला किया गया। छुरा घोंपने वाला घटनास्थल से भाग निकला। पुलिस के अनुसार नदीम को वीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। नदीम नरोदा पाटिया मामले का एक गवाह था। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी यूनियन ने 8 नवंबर से होने वाली 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी है। कल बैंक प्रबंधन के साथ सुलह बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 30 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना थथेरी के नजदीक बटोट किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। एक मिनी बस
सड़क से लुढ़ककर चनाब नदी में जा गिरी। लापता यात्रियों की तलाश जारी है। बस में सवार 32 यात्री पुलडोडा से थथेरी जा रहे थे। तेज गति से जा रही बस का चालक नियंत्रण खो बैठा और बस लुढ़ककर नदी में जा गिरी। अब तक केवल 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। जिला प्रशासन ने शवों को ढूंढने के लिए नौसेना की मदद मांगी है। आकाशवाणी से आप हर घंटे समाचार बुलेटिन सुन सकते हैं। मोबाइल फोन पर ताजा समाचार जानने के लिए मैसेज बॉक्स में टाइप करें न्यूज और भेज दें 5676744 पर। इस घर में हर पल हो खुशियों की दीवारी, आने वाली जो भी हो नन्ही सी एक जान है आने वाली। ध्यान रहे प्रसव होने तक देख रेख हो पूरी, सही समय पे टीके गोली लेना है जरूरी। जच्चा बच्चा की सुरक्षा परिवार के हाथ, इस घर में हर पल हो खुशियों की दीवानी। सुन लो बात वो देखी हमने देखी। जननी सुरक्षा योजना में पंजीकरण कराएं, सुरक्षित प्रसव और आर्थिक सहायता दोनों पाएं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर में रात भर हुए बम विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाओं में लगभग 150 लोग मारे गए हैं। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन बोको हरम ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। सरकारी अधिकारियों और राहत कर्मियों ने बताया कि गिरजाघरों, मस्जिदों और कुछ सार्वजनिक स्थानों समेत कई जगह हमले किए गए और हमलावरों और पुलिस के बीच जमकर झड़पें हुई। लोगों का कहना है कि देर रात तक गोलीबारी होती रही। अनेक लोग डरकर शहर छोड़कर चले गए। राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस्राइल ने उग्रवादियों के खिलाफ गजा पट्टी में हवाई हमला किया है। ये उग्रवादी इस्राइल में रॉकेट फेंकने की तैयारी कर रहे थे। मेडिकल सूत्रों ने बताया कि दक्षिणी गजा में खान यूनिस इलाके को निशाना बनाकर कल रात हुए हमले में इस्लामी जिहाद उग्रवादी गुट का एक सदस्य मारा गया और 3 घायल हो गए। इस्राइली सेना के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि फलस्तीनी उग्रवादियों ने एक विमान पर हमला किया। इसे फिर से सुन लें। इस्राइली सेना के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि फलस्तीनी उग्रवादियों पर एक विमान ने हमला किया। उग्रवादी गुट ने 1 सप्ताह पहले इस्राइल पर करीब 20 रॉकेट फेंके थे, जिसमें एक इस्राइली नागरिक मारा गया था और अनेक घायल हो गए थे। ग्रीस के प्रमुख विपक्षी नेता आज राष्ट्रपति से मिलेंगे। ग्रीस में ऋण संकट को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के एंटोनिस समरास प्रधानमंत्री जॉर्ज पपेंद्रू द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय एकता सरकार में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ग्रीस के लिए खतरनाक करार दिया और तत्काल चुनाव कराने की मांग की, लेकिन श्री पपेंद्रू ने कहा कि चुनाव तब तक रोके जा सकते हैं जब तक यूरोपीय यूनियन के राहत पैकेज को मंजूरी नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि देश में इस समय चुनाव कराना घातक साबित होगा। श्री पपेंद्रू ने कल रात राष्ट्रपति कार्लोस पापुलियास से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने संसद में विश्वास मत हासिल किया था। जाने माने गायक, संगीतकार और फिल्मकार भूपेन हजारिका का कल मुंबई में देहांत हो गया। वे 86 वर्ष के थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भूपेन हजारिका इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे। श्री हजारिका को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भूपेन हजारिका के निधन पर शोक प्रकट किया है। असम सरकार ने असम रत्न डॉक्टर हजारिका के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके सम्मान में राज्य सरकार ने आज से 3 दिन के शोक की घोषणा की है। 8 तारीख को आधे दिन का अवकाश रखा जाएगा। गुजरात के सीमावर्ती कच्छ जिले में आज देव दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के शहरों, कस्बों और गांवों में तुलसी विवाह आयोजित किया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सवेरे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कच्छ के पटेल चौकीसी के गांवों से लंबी पदयात्रा करके भुज के श्री स्वामीनारायण मंदिर में पहुंचे थे। आज ही के दिन श्रद्धालु
श्री तुलसी जी की शादी भगवान से के साथ बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं। आज के ही दिन चातुर्मास भी समाप्त हो रहा है, इसलिए जैन धर्म के साधु भगवंत और साध्वी जी भी विहार कर सकेंगे। तुलसी विवाह, प्रबोधिनी एकादशी तथा देव दिवाली के उपलक्ष्य में आज पूरा गुजरात मानो धर्ममय और मंगलमय हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए भुज कच्छ से शैलेश व्यास। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। भारतीय टीम का नेतृत्व महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। डैरेन सैमी वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी करेंगे। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सवेरे 9 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित किया जाएगा। इसे FM गोल्ड चैनल पर भी सुना जा सकता है। रिजर्व बैंक ने चेकों और ड्राफ्ट की वैधता अवधि को 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया है। एक अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगले साल 1 अप्रैल से ग्राहकों को 3 महीने के भीतर नकदी की अदायगी के लिए चेक और ड्राफ्ट पेश करने होंगे। नेपाल में माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में खराब मौसम की वजह से लगभग 2000 पर्यटक फंसे हुए हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया है, लेकिन खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में बाधा आ रही है। फंसे हुए लोगों में कई विदेशी सैलानी और नेपाली गाइड शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। मेरा गांव है सबसे प्यारा, मेरे गांव में नहीं है कूड़ा, नहीं है कचरा, सबके घर के पीछे है एक गड्ढा जिसमें जाता सारा कचरा। मेरा गांव है चित्रों जैसा प्यारा। देखो कितना आसान है अपने गांव, अपने देश को साफ रखना। अब से कचरा गड्ढे या कचरादान में ही डालना। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आशा निवेदी। धन्यवाद राजेंद्र। पेट्रोल के बढ़े दाम वापस होने के आसार कम, जनसत्ता सहित आज के लगभग सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है रोल बैक से किया इनकार। पत्र के अनुसार सरकार अब और नहीं बढ़ाएगी पेट्रोल उत्पादों के दाम। देशबंधु के शब्द हैं, पेट्रोल मूल्य वृद्धि पर नहीं थमी रार, आमने सामने कांग्रेस और सरकार। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, गले की फांस बनी मूल्य वृद्धि। पंजाब केसरी ने लिखा है, ममता की धमकी बेअसर। दैनिक ट्रिब्यून पार्टी के सुर अलग कहते हुए लिखता है, कांग्रेस को जनता को राहत पर जोर। वीर अर्जुन ने सीधे सीधे लिखा है, नहीं घटेंगे पेट्रोल मूल्य। भूपेन हजारिका के निधन पर आज समाज लिखता है, खामोश हो गया संगीत का एक सुर। दैनिक जागरण लिखता है, और शांत हो गया लोकधुन का चितेरा। हरिभूमि, दैनिक ट्रिब्यून, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान और पंजाब केसरी ने इस खबर को बॉक्स में प्रकाशित किया है। देशबंधु ने इसे कलर बैकग्राउंड के साथ छापा है। भारत को खास दर्जे पर पाकिस्तान का यू टर्न हिंदी और अंग्रेजी की लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के चित्र के साथ खबर देते हुए लिखा है, बोले गिलानी, अभी पसोपेश में है पाकिस्तान, भारत को नहीं दिया MFN का दर्जा। हरिभूमि ने इसे अंतिम पृष्ठ पर बॉक्स में प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, कट्टरपंथियों के दबाव में गिलानी ने बदला सुर। राजस्थान पत्रिका ने गुजरात में नरोदा पाटिया दंगों के अहम गवाह और RTI कार्यकर्ता नदीम अहमद की अहमदाबाद में हत्या की खबर मास्क से नीचे बॉक्स में प्रकाशित करते हुए लिखा है, मुंह खोलने की सजा मौत। पत्र ने साथ में उन RTI कार्यकर्ताओं के नामों की सूची भी प्रकाशित की है जिन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इसे पहली खबर बनाया है। मालेगांव धमाके के 9 आरोपियों को जमानत, जनसत्ता और संडे एक्सप्रेस की अहम खबर है। जनसत्ता के पहले पन्ने के बॉटम पर समाचार विश्लेषण है, येदियुरप्पा को लेकर भाजपा का सौटी पर। केबीसी में 5 करोड़ के विजेता सुशील बनेंगे मनरेगा के ब्रांड एम्बेसडर, दैनिक जागरण की खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुंबई आतंकी हमले की साजिश करने वालों का पता लगाने के लिए पाकिस्तान की न्यायिक आयोग की जल्दी भारत आने की संभावना है। नाइजीरिया में कट्टरपंथी इस्लामी गुट बोको हरम के बम विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाओं में करीब 150 लोगों की मृत्यु हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क दुर्घटना में करीब 30 लोग मारे गए हैं। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।